आइए महसूस करें जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ये अदम गौडवी साहब जी की कविता है। मुझे लगता है कि अदम गौडवी साहब उस सच्चाई को देखा है जो इस देश का मीडिया, टीवी, अखबार और इस देश के जो चाटुकार नेता हैं वो नहीं देख पाए। मजलूमों और शोषितों का जो आवाज था उसको लोग नहीं पढ़ पाया, जो अदम गौडवी साहब ने पढ़ा। आपको भी कभी मौका मिले तो अदम गौडवी साहब की ये कविता को जरूर पढ़िएगा। वही दूसरे रूप में अगर हम देखें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को आज मैं क्यों याद कर रहा हूं, इसके पीछे की वजह है। पूरे देश भर में यूजीसी को लेकर जिस तरह से मामला चल रहा है, दोनों तरफ से, एक तरफ उसका विरोध हो रहा है उस बिल का, तो दूसरे तरफ लोग समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं। आखिर मामला क्या है यूजीसी? तो वही मामला है जात, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पे भेदभाव। अदम गौडवी साहब और ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब, दोनों लोग को आप पढ़िए। ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब जी का शव यात्रा को जरूर पढ़िए। उनकी एक कहानी है शव यात्रा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको छुआछूत के बारे में कुछ जानकारियां जरूर मिलेगी। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पढ़ें। जो पुराने लेखक हैं उनको पढ़ना चाहिए, और उनसे जो आज के नए जनरेशन में, नए सोसाइटी में जो छुआछूत हो रहा है, जो नए नए कानून आ रहे हैं, उसको समझने में आपको आसानी होगी। खैर, जो ग्राउंड लेवल पे चल रहा है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। भारतीय लोकतंत्र में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो भारतीय संविधान है जिससे हमारा देश चलता है, चाहे वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल हो या सिविल हो, संविधान के अंतर्गत ही आता है और देखा जाता है। बहरहाल हमारा जो संविधान है वो हमें 18 वर्ष होने के बाद हमें सारा अधिकार प्रदान कर देता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। अगर मैं सामाजिक स्तर पर देखूं तो 18 साल बाद आप विवाह, शादी विवाह कर सकते हैं। आप अदर कास्ट में भी कर सकते हैं, अदर रिलीजन में भी कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार होता है। पर कुछ चिंटुए हैं जो उस पर भी आप पे सवाल उठाएंगे। हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। हमें आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप कल कारखानों में जाकर आप काम कर सकते हैं, कोई बाध्य नहीं आपको कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। फिर जो ये एजेंट होते हैं इनका काम क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे ये एजेंट करते क्या है, मैं आपको सामाजिक स्तर पे पहले बता रहा हूं। कुछ गांव में एजेंट मिलते हैं जो आपके भोले भाले बच्चों को गलत राह पकड़वाएंगे, दारू पिलाएंगे, नशा तरह तरह का उनको कराएंगे, उनको गलत गलत शब्द पकड़वाएंगे, ये वो फलाना डिमका। अब राजनीतिक आर्थिक स्तर में बता रहा हूं कि आर्थिक उनकी उन्नति कैसे खराब होती है। जो एजेंट होता है पूरे गांव का एजेंट होता है, उसके 4-5 सलाहकार होते हैं। सलाहकार का काम क्या होता है? एक कप चाय, दिन भर बककुच्चन, और कोई काम नहीं होता है उसका। उनकी बात, इनकी बात, फलनवा ढिकनवा, मतलब औरतों से भी गया गुजरा वो व्यक्ति होते हैं लोग। आप जानते हैं वो लोग क्या करते हैं? हमारा जो संवैधानिक अधिकार क्या है, हम 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य होता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार होता है। अब इन बच्चों के लिए सरकार तमाम योजनाएं लाती हैं, उनके लिए आहार की व्यवस्था करती हैं, उनके लिए साइकिल की, उनके लिए कुछ वजीफा देती है और भी तमाम संसाधन देती है। लेकिन जो एजेंट होता है गांव का, वो ढकड़ लेता है, और उसके 2-4 जो सलाहकार होते हैं, उनको भी उसका कुछ अंश मिल जाता है। कुछ चाय मिल जाता है, एक कुर्सी बैठने के लिए मिल जाता है, ऐसा वगैरह वगैरह चीजें कुछ मिल जाती हैं। मैंने बड़ा करीब से अध्ययन किया है। गांव की अगर मैं बात करूं तो 14 साल, 15 साल, 16 साल के जो बच्चे हैं वो लोग मजबूर हैं कल कारखानों में जाके काम करने के लिए। उनका जो माता पिता है, माता को काम कर रही है उसे नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता भी है तो पिता आवारागर्दी कर रहा है, पिता खूब पी रहा है, मजा ले रहा है,
पूछने नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। और जो गांव का एजेंट है और जो उसके 2-4 सलाहकार हैं, उसको जानते हो वो लोग क्या करते हैं? उस बच्चे का मिसयूज करते हैं, उसको ऐसा मतलब माइंड जो रीडिंग करते हैं और उसको गलत राह पकड़वा देते हैं। आज उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कल वो समझेगा। मैं बता रहा हूं, अब वो बच्चा जो 14 साल का है, 15 साल का है, 16 साल का है, वो कल कारखानों में जाएगा, कमरतोड़ मेहनत करेगा, कुछ पैसा कमाएगा। पैसा कमाने के बाद घर पे भेजेगा कि हमारा माई बाबूजी है, खाने की दिक्कत हो रही थी, लेकिन माई बाबूजी शराब में लीन है, उसे कोई पूछने ही वाला नहीं है। वो बच्चा कमरतोड़ मेहनत करते 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 अपनी ऊर्जा खत्म कर देता है, मानसिक और शारीरिक दोनों ऊर्जा खत्म कर देता है। और जब गांव वो लौट के आता है तो फिर जो एजेंट होता है, उसके जो सलाहकार होते हैं, उसको यूं कैच कर लेते हैं और उसको बधुआ मजदूर बना देते हैं। ये मैं सिर्फ एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। पूरा उत्तर भारत को अगर आप देखेंगे तो यही स्थिति है। खासकर मैं पूर्वांचल को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पूर्वांचली हूं और पूर्वांचल को देख रहा हूं। और जो गांव में एजेंट होता है, उसके 2-4 सलाहकार होते हैं, वहीं तक नहीं रुकते हैं, वो और आगे जाते हैं और उस बच्चे के साथ क्या क्या करते हैं, आप जब देखिएगा ना तो सहम जाइएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे, वही स्थिति उस बच्चे के साथ वो लोग कर देते हैं। हमारे साथ भी हुआ है। आज हम जो लिख पढ़ बोल रहे हैं, इसलिए लिख पढ़ बोल रहे हैं क्योंकि हम उनके गिरफ्त में नहीं आए। हम अपनी वाली करते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आप सोच के देखिएगा कभी। मैं साहू, फूले, अंबेडकर, पेरियार को यूं ही नहीं पढ़ता हूं। वो जो लिख गए हैं ना, उसको पढ़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ज्योतिबा फूले जी का इतिहास पढ़े हैं आप लोग? मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं। जब दलित पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था इस देश में, तो उस दौर में ज्योतिबा फूले जी पठन पाठन का कार्य शुरू किए। तब जानते हैं ज्योतिबा फूले जी पर क्या आरोप लगा था? ज्योतिबा फूले जी पे आरोप लगा था कि ये समाज को अपवित्र कर रहा है, ये दलितों पिछड़ों को शिक्षित कर रहा है, समाज अपवित्र हो रहा है। आप सोच के देखिए, अगर कोई हमें पढ़ा लिखा रहा है, इसका मतलब है कि समाज को अपवित्र कर रहा है। अरे उतना दूर तो छोड़िए, वो 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, 19वीं शताब्दी की मध्य की, 18वीं शताब्दी की मध्य की। आप जानते हैं हमारी माँ जिनसे मैं आधा से अधिक ज्ञान लेता हूं, हमारी माँ 90 के दशक में कह रही थी कि बेटा, एक स्लोगन था जो उनकी पिताजी कहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि कुछ समुदाय के लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया था कि जो गरीब लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, उनका बच्चा पढ़ेगा तो चोर होगा, वो चोरी करना सीखेगा। तो हमारी माँ के जो पिताजी थे वो इसलिए नहीं पढ़ पाए कि उनके पिताजी रोक दिए, उनके पिताजी को ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि तुम्हारा बेटा पढ़ेगा तो चोर होगा। और हमारी माँ के पिताजी को पढ़ने इसलिए नहीं दिया गया। आप सोच के देखिए, हमारी माँ तो हमको गलत नहीं कह सकती हैं, उनको तो कोई सामाजिक ज्ञान नहीं पता है कि अभी क्या आइडियोलॉजी के बारे में वो नहीं जानती है, क्या अम्बेडकरवाद है, क्या मनुवाद है, SC ST OBC भी उनको नहीं पता है, उनको जाति पता है। हमारा जो संवैधानिक नाम है SC ST OBC जनरल, वो उनको नहीं पता है, लेकिन जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं वो तो बता ही सकती हैं।
अब मैं गांव पे आ रहा हूं, फिर उसी एजेंट पे आ रहा हूं, उसी सलाहकार पे आ रहा हूं। वो लोग क्या क्या करता है, वो बहुत दाव पेच करता है, बहुत राजनीतिक कूटनीति करता है। आप सोच के देखिए कि हमारा संविधान हमें 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर देता है, लेकिन तथाकथित समाज में जो चाटुकार होते हैं, जो एजेंट होते हैं, एजेंट के जो माई बाप होते हैं, जो उनको सलाह देते हैं, वो जानते हैं, वो लोग एक परसेप्शन बनाता है कि ये लोग छोटा है, ये लोग बच्चा है, ये लोग क्या सवाल जवाब करेगा। आपको बदनाम करने के नए नए शगुफे छोड़े जाएंगे समाज में, नई नई हथकंडे अपनाए जाएंगे, आपको फंसाया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। हमको इससे पहले भी किया गया है। मेरे साथ ये पहले नहीं, कोई पहला वाक्य नहीं है वाक्य, इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी माँ एक मजदूर हैं, वो लोगों के खेतों में काम करती हैं। उनका एक बेटा, जो बड़ा हमारा भाई, उनका बड़ा बेटा, हमारा बड़ा भाई, इंटर करने के बाद घर की स्थिति खराब थी। वो एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे थे किसी और के नाम पे। नौकरी लगी, इनकी नहीं लगी, क्योंकि किसी के नाम पे पढ़ा रहे थे। जब पहली बार आंगनबाड़ी में लोगों का चयन हुआ, उसमें प्रधानी कोटा से हुआ था, और हमारे भाई साहब पढ़ा रहे थे, लेकिन नाम किसी और का चल रहा था। और जब वहाँ पे सबका स्थायी रूप से जब लोग हुए तो इनको निकाल दिया गया। ठीक है, इंटर के बाद वो बाहर चले गए, क्योंकि घर की स्थिति खराब थी, माँ मजदूर थी, पापा इस चीज़ को नहीं समझ पाए। खैर, उन्होंने जितना मेहनत करना था उन्होंने किया। जो भी व्यक्ति जितना मेहनत करना, अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति हमारे पिताजी को पहले फंसाता है कि तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, उसको ग्रेजुएशन करा दो, डिग्री ले लो। हमारे पिताजी हमारी माँ को कहते हैं, हमारी माँ कहती है ठीक है। माँ माँ होती है और अपने बेटे के बारे में अच्छा बुरा सोचती रहती है। वो अपना जान भी दे दे अपने बेटे के लिए, वो स्थिति होती है एक माँ के अंदर। हमारी माँ दूसरे के खेतों में, दूसरे के घरों में काम कर कर के, कमर तोड़ मेहनत भाई, कहिए मत। दूसरों के खेतों में काम करने के बाद वो अपने आके घर पे काम करती थी। वो एक एक पाई पाई पैसा जुटा जुटा के उस व्यक्ति को देती थी कि हमारे बेटे को डिग्री मिल जाएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी और उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप जानते हैं उसके क्या साथ हुआ? धोखा। कौन लोग थे वो? आप सोच के देखिए कौन लोग थे। न हमारे बाप न हमारी माँ, ये लोग सवाल जवाब नहीं कर पाए। हमारी माँ टूट गई, भन्ना गई कि हम अपना जेवरात बेच के, अपने मेहनत, कमरतोड़ मेहनत का पाई पाई जुटा के हम खाना नहीं खाएं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए उस व्यक्ति को पैसा दिए और वो व्यक्ति पैसा को लूट लिया। वो व्यक्ति इंजॉय कर रहा था उस पैसे से, और जानते हैं, मां के सामने सिर्फ सगुफा छोड़ता रहता था। उस व्यक्ति से जब मैं हिसाब मांगा, मैंने कहा डिग्री कहां गई भाई? हमारे माँ बाप ने तो पैसा दिया, डिग्री कहां गई? आप जानते हैं हमको क्या घोषित किया गया? हमको क्रिमिनल बना दिया गया। हम अपने अधिकार को मांगे तो हमको कहा गया कि ये बहुत बदतमीज और बेहया किस्म का व्यक्ति है। मैंने कहा क्यों भाई? आप जानते हैं, सवाल पूछेंगे अपने अधिकारों को लेकर तो आप मार दिए जाएंगे। ये स्थिति है आजाद भारत की मैं बात कर रहा हूं। मैं क्यों चाहता हूं कि हर व्यक्ति पढ़े लिखे, क्यों अपने अधिकारों की बात करे? मैं चाहता हूं क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं।
मैं चाहता हूं कि जो सरकार से योजनाएं आ रही हैं वो सीधा गरीब के खाते में पहुंचे, गरीब के हाथों में पहुंचे। लेकिन नहीं, ये जो एजेंट लोग हैं, जो उनके सलाहकार हैं, इस तरह का माइंड वॉश करता है गरीबों के दिमाग में कि वे अपना बेचारा कमर तोड़ मेहनत, अपना जेवरात बेचकर उस एजेंट के पास, उस जो एजेंट का सलाहकार होता है उसके पास अपनी गाड़ी हुई कमाई दे देता है। और बाद में जानते हैं, वो अपना अधिकार भी नहीं मांग पाता है। अरे इतना ही वो जानता तो अपनी गाड़ी हुई कमाई, अपने जेवरात बेच के आपको क्यों देता। मैं इसलिए चाहता हूं कि हर व्यक्ति पढ़े लिखे, और ये तभी संभव है जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे। शुक्रिया।